सो मेरी इस फाइल का एक्सटेंशन कहाँ से चेक करेंगे? सो इसी फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज आएंगी, वी कैन सी आर एक्सटेंशन इज .png। तो इसलिए फाइल का नाम यूज करते हुए मैं png यूज करूँगा। सो मैं अगर अपनी HTML फाइल पे दोबारा आता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर मुझे URL देना है, और URL क्योंकि फिलहाल मेरी CSS फाइल और मेरी फोटोग्राफ दोनों एक ही फोल्डर, करंट फोल्डर में पड़े हैं, तो मैं एग्जैक्टली उसका URL डायरेक्टली फाइल नेम से दे दूंगा। सो मैं यहाँ पर URL दूंगा, इट इज mango.png, दैट इज अ PNG फाइल। मैं सेमीकोलन अप्लाई करता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड के ऊपर अब क्या आएगी? फोटोग्राफ जो होगी हमारी अप्लाई हो। फोटोग्राफ ट्रांसपेरेंट थी, मतलब उस फोटोग्राफ का कोई बैकग्राउंड शायद नहीं था, इसीलिए उसने मेरे बैकग्राउंड का कलर भी यूज किया। अगर कोई फोटोग्राफ होती जिसका मेरा बैकग्राउंड कलर भी होता तो वही कलर आता, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंट थी, इसीलिए बैकग्राउंड में जो कलर था वो भी यूज हुआ। इमेज आप देख सकते हो कि इमेज छोटी थी, इमेज इतनी है सिर्फ हमारी, बाकी इमेज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इस रिपीट को रोकने के लिए हमारे पास क्या था? बैकग्राउंड हाइफन रिपीट। हम डिफाइन कर सकते हैं नो हाइफन व्हाट रिपीट, कि इमेज को रिपीट नहीं करना, तो इमेज सिंगल टाइम आएगी और रिपीट नहीं होगी। आप यूज कर सकते हो रिपीट हाइफन एक्स। सो वी हैव रिपीट हाइफन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी। वी कैन हैव रिपीट हाइफन वाई, वाई डायरेक्शन में क्या रिपीट होगी। क्लियर? सो फिलहाल अभी हमने इसे नो रिपीट दे दिया। जो बाकी बचा हुआ एरिया था इमेज के अलावा, उसके ऊपर हमारी जो फोटोग्राफ लगी हुई थी वो आ जाएगी, मतलब जो कलर लगा हुआ था एग्जैक्टली वो डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड के ऊपर फोटोग्राफ अप्लाई कर ली। सो हमारे पास बैकग्राउंड में पोजीशन भी होती है, जैसे ये एक फोटोग्राफ थी, छोटी थी, तो कहाँ आ रही है हम वो डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की पोजीशन वी कैन से राइट टॉप, इट्स राइट टॉप। स्पेस आना, सो इट इज राइट टॉप पर रहेगी। सो आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे पोजीशन राइट में चाहिए, एग्जैक्टली एट्रीब्यूट है राइट, मतलब राइट स्पेस पे चाहिए, और टॉप मतलब मुझे आपको वो इमेज कहाँ चाहिए? टॉप पे चाहिए, तो वी कैन यूज राइट बॉटम, तो राइट साइड में बॉटम पर आएगी। ठीक है ना? अब चलो हम इसकी बात करते हैं। हमने एक इमेज को राइट टॉप पे लगा दिया, ठीक है। अब सपोज मेरे इस बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट ज्यादा है, मैं यहाँ पैराग्राफ लिख रहा हूँ, जस्ट राइटिंग अ पैराग्राफ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे मल्टीपल लाइंस का कंटेंट चाहिए एग्जैक्टली। मतलब मैं स्क्रॉलिंग देखना चाहता हूँ, जब मेरा टेक्स्ट स्क्रॉल होगा तो ये एग्जैक्टली इमेज कहाँ जाएगी। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इमेज कहाँ रहेगी, आप यहाँ देखो, अभी भी स्क्रॉलिंग नहीं हुई, मुझे एग्जैक्टली अपने टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग चाहिए। टेक्स्ट स्क्रॉलिंग पर है। अब मैं जैसे टेक्स्ट को स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेज की मूवमेंट है, जो भी हम चेंज कर सकते हैं कि मुझे कैसे रखनी है, कि इमेज मूव करवानी है या नहीं करवानी। तो इसके लिए हमारे पास बॉडी का ही एट्रीब्यूट है। सो वी हैव बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, कॉलम हमने रख दिया फिक्स। बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल होती है ना, ये फिक्स है। अब आप देखो टेक्स्ट चाहे स्क्रॉल हो रहा है, वो इमेज राइट साइड में ऊपर का फिक्स होगी, वो मूव नहीं होगी। सो पोजीशन क्या होगी, मतलब एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव दिखाने के लिए मैं कोई फोटोग्राफ और दिखाता हूँ आपको, कोई बड़ी फोटोग्राफ मेरे पास हो। सपोज मैं यही फोटोग्राफ लेता हूँ, इसी फोटोग्राफ को लेते हैं, डिजिटल को मैंने करंट फोल्डर में रख दिया इसको, ताकि मुझे यहाँ पर पाथ पूरा ना देना पड़े। मेरी ये डिजिटल, सो हैव डिजिटल, आई थिंक सो इट इज जेपीजी फाइल। अप्लाई करता हूँ, अगेन छोटी है, अभी बड़ी लेते हैं।
देर के लिए फिक्स एट्रीब्यूट पोजीशन एट्रीब्यूट हटा रहा हूँ सो दैट कि पोजीशन बिल्कुल जहाँ नॉर्मली आनी चाहिए फोटो वहीं पर आए। इट इज di.jpg। अब देखो टेक्स्ट अभी हमने क्या दे रखा है वहां पर, फिक्स दे रखा है, तो फोटोग्राफ फिक्स है, मूव नहीं हो रही। अगर ये बैकग्राउंड अटैचमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्रॉल होता है, जैसे मैं इसे हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल है, तो एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो, टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है बट साथ में इमेज भी क्या हो रही है, स्क्रॉल हो गई। तो इमेज का एक एंड होगा, इमेज लास्ट में जाके खत्म हो रही है, शायद वो आगे काम नहीं करेगा। तो लेकिन अगर मैंने फिक्स दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि बैकग्राउंड फिक्स है। मैं बैकग्राउंड यहाँ पर फिक्स दे रहा हूँ, सो बैकग्राउंड मेरा फिक्स है, टेक्स्ट मेरा स्क्रॉल होगा, बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं होगा। वैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल भी लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है तो ये स्क्रॉल करेगा पिक्चर। क्लियर? तो दिस इज बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स, हमारे बॉडी के एट्रीब्यूट हमने डिफाइन। ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे अब टेक्स्ट के लेते हैं, जरा हम इन्हें कमेंट करते हैं फिर से, ताकि मुझे बैकग्राउंड में फोटोग्राफ नहीं चाहिए। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी था कि आप इतने सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ डिफाइन कर रहे हो बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि सारे इमेज के रिलेटेड है, तो आप इन सबकी जगह पर, काफियों की जगह पर, नॉट सबकी जगह पर, हम ये नहीं कह सकते कि सारे बॉडी के एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस कर लेगा, बट बॉडी जहाँ बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है, उस जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या देंगे, बैकग्राउंड बस। हम इसी के अंदर यूआरएल से इमेज भी डिफाइन कर देंगे, di.jpg या लेट अस से mango.png, स्पेस देना है और मल्टीपल एट्रीब्यूट दे दो कि सपोज आपने दे दिया नो हाइफन वॉट, रिपीट नहीं होना चाहिए, स्पेस आपने क्या दे दिया, RGBA या RGB देना हो तो वो भी दे दिया। तो आपने सारे ऑप्शंस एक साथ एक ही एट्रीब्यूट में क्या कर दिए, डिफाइन कर दिया, एंड देन वी प्लेस द सेमीकोलन। ऊपर वाला सारा कोड कमेंट है मेरा, तो वही कलर मेरे पास आ गया। हमने कलर ही अप्लाई किया था, बैकग्राउंड mango.png अप्लाई किया था, इट इज नॉट विजिबल, सो ऊपर है क्योंकि हमने नो रिपीट कहा था तो वो सिंगल वन टाइम ही आया। ठीक है, चले हम आगे बात करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारा, सो हम इनकी फॉर्मेटिंग की बात करें। मैं ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, मैं सपोज एक पैराग्राफ ही लेता हूँ और मैं बॉडी से ये सारे एट्रीब्यूट्स हटा रहा हूँ ताकि मुझे वाइट स्क्रीन में मेरा टेक्स्ट नजर आ जाए। सिंपल है पैराग्राफ। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं, पैराग्राफ कैसे दिखना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये सब ऑप्शन हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। लाइक P पैराग्राफ है हमारा, हमने पैराग्राफ को दे दिया टेक्स्ट हाइफन इंडेंट कॉलन 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का इंडेंट दिया। इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट पैराग्राफ। यू कैन सी पहला लाइन, पैराग्राफ की पहली लाइन वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो थोड़े से 10 पिक्सल आगे स्टार्ट हो रही है। हाँ, जो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन पर होगा वो वैसे ही रहेगा। मतलब अगर टेक्स्ट कंटेंट हमारा बड़ा है तो बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन सिर्फ हमने कह दिया कि पहली लाइन, इंडेंट इज फॉर व्हाट, पहली लाइन है, तो फर्स्ट लाइन का जो कंटेंट होगा वो किस तरह से होगा, हमने यहाँ पर सिर्फ वो डिफाइन किया। यू कैन सी फर्स्ट 10 पिक्सल के लेफ्ट पर, तो आप 10 से 20 कर दो तो आपको डिफरेंस और दिख जाएगा। तो फर्स्ट लाइन दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट इंडेंट। अब आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कुछ और भी है, जैसे टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, आपने कह दिया अपर केस, तो आपका सारा डेटा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन केस लोअर केस, कि आपको तो सारा लोअर में लिखना था, यू कैन यूज लोअर केस, तो सारा डेटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन वी हैव कैपिटलाइज, कैपिटलाइज दैट इज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। देन अगर पैराग्राफ की बात हो रही है और मेरे पास कुछ सपोज पैराग्राफ में कंटेंट में और बढ़ाता हूं तो मैं आपको और दिखा पाऊंगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। सो ये मेरे पैराग्राफ का कंटेंट है ना। पैराग्राफ में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, लाइन हाइफन हाइट, दो पैराग्राफ्स के बीच में, सॉरी पैराग्राफ की लाइंस के बीच में जो क्या हाइट होगी, सो हाइट कॉलन 10 पिक्सल है। सो कम ज्यादा वो आप कम कर सकते हो। हाइट, दो लाइंस के बीच का हाइट क्या होगी, आपने ज्यादा करनी है आप 35 कर दो, ऐसे 35 करता हूं, तो दो लाइंस के बीच का गैप दैट इज कॉल्ड लाइन हाइट। देन वी हैव लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग इज व्हाट, द गैप बिटवीन द लेटर। तो लेटर स्पेसिंग कॉलन लेट अस से 5, आई गिव इट 10 पिक्सल, ज्यादा ही है, तो लेटर स्पेसिंग दो लेटर्स के बीच का गैप हो।
We also have word spacing, that is the gap between two words है. So we have 10 pixel word spacing. वैसे तो वो उतना ही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. तो दो words के बीच का जो gap है वो हमने increase कर दिया. That is word spacing. So we have word spacing, letter spacing, line height, text index, text transform. टेक्स्ट के ऊपर हमारी और भी फॉर्मेटिंग हो सकती है. जैसे हमारे पास शेडो है, टेक्स्ट को हम शेडो दे सकते हैं. सो सपोज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया और अनदर टेक्स्ट, और मुझे सिर्फ इसी का देना है. तो मैं इधर तो आईडी रख दूं माई पैरा, ताकि मैं ऊपर सबको डिफाइन नहीं करूंगा, हैश माई पैरा को डिफाइन करूंगा. टेक्स्ट हाइफन शेडो, हम शेडो देंगे. शेडो में वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ठीक है. एंड देन वी कैन आल्सो हैव द कलर. शेडो का कलर क्या होगा, वी कैन सी टेक्स्ट अनदर, हल्की सी उसकी शेडो भी है. वर्टिकली कितना डिस्टेंस होगा, हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस होगा शेडो का, ये वो डिफाइनर है. और साथ में हमने क्या डिफाइन किया, कलर भी डिफाइन किया. आप टेक्स्ट के साथ खेलने के लिए फॉन्ट हाइफन साइज है, टेक्स्ट का फॉन्ट दे सकते हो. 20 पिक्सल का आपने फॉन्ट दे दिया, सो टेक्स्ट आपका उतना बड़ा हो जाएगा. 20-40 पिक्सल का आपने स्पेस दे दिया तो टेक्स्ट उतना बड़ा होगा. नाउ वी कैन सी टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपके शेडो की और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके शेडो. अब रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, आप कम करना चाहो तो उसके लिए अगेन ओपेसिटी ही डालोगे उसके अंदर, कि रेड कलर के अंदर हम कितना ब्लर पोर्शन डालेंगे. सो आई कैन गिव 5 पिक्सल का ब्लर दे दिया, तो जो रेड कलर है ना वो हल्का सा ब्लर हो जाएगा. दैट इज व्हाट ब्लर. तो टेक्स्ट का इफेक्ट कुछ इस तरह से है. सो टेक्स्ट शेडो हो गया हमारे पास डिफाइन. ना एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हम अधिकतर पैरामीटर पिक्सल्स में दे रहे हैं, px पिक्सल, और हम पैरामीटर्स जो हैं वो em के अंदर भी दे सकते हैं. सो em और वी कैन हैव इन व्हाट पिक्सल. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप कोई साइज नॉर्मली em के अकॉर्डिंगली देते हो तो वो ब्राउजर के अकॉर्डिंगली अपना साइज कम ज़्यादा कर लेते हैं. सपोज आपने एक टेक्स्ट दिया हुआ 12 पिक्सल का, तो वो 12 पिक्सल का दिखेगा. लेकिन अगर वो 12 em में है तो वो ब्राउजर के साइज के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होता रहेगा अपने. और हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं है. अगर मुझे कोई भी पिक्सल डिफाइन करना है, सपोज इट इज 40 पिक्सल है, तो मुझे तो सिर्फ क्या करना होता है, पिक्सल डिवाइड बाय 16, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, एन em. तो आपने अगर इसके ऊपर कोई em अप्लाई करना है, सपोज मैं em अप्लाई करता हूँ, तो मेरा अगर हम बात करते हैं 40 पिक्सल का, तो 40 पिक्सल हमारे पास हो गया अराउंड 2.5. तो ये 40 पिक्सल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2.5 em डिवाइड बाय हमने क्या किया था, 16 किया था, राइट. दिस इज 2.5 em. तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं रहेगा, दिस आउटपुट इज सेम, साइज नहीं आ रहा है. लेकिन क्या होगा, ब्राउजर के साइज के अकॉर्डिंगली अब ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो साइज कम ज़्यादा ये कर पाए. फिलहाल तो ब्राउजर पूरा ही है, ठीक है ना. सो em और पिक्सल्स दोनों में आप साइज डिफाइन कर सकते हैं. अब फॉन्ट, जैसे हमने यहाँ पर सारे पैरामीटर दिए, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, तो हम फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉन्ट में हम क्या देते हैं, फैमिली देते हैं, फॉन्ट फैमिली कॉलर. हम मल्टीपल फॉन्ट देते हैं, कैलिब्री दे दिया, कॉमा, टाइम्स न्यू रोमन दे दिया. एग्जैक्टली ये क्लाइंट सर्वर से ऊपर चलना है. HTML फाइल क्लाइंट के ऊपर कॉपी होती है, वहीं से चलती है. अब क्या होगा, अगर मैं HTML फाइल को कोई यूजर अपने सिस्टम पर रन कर रहा है, या मैं अपने सर्वर पे चला के देख रहा हूँ और कैलिब्री फॉन्ट मेरे सर्वर पे नहीं है, तो एग्जैक्टली वो क्या यूज करेगा, टाइम्स न्यू रोमन यूज कर लेगा. और अगर ये भी नहीं मिला तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो भी होगा वो यूज कर लेगा. तो हम उससे क्या दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं कि इनकेस कैलिब्री फॉन्ट नहीं मिलता तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज कर लो, नहीं तो कोई और यूज कर लो. मल्टीपल कॉमा से हम ये दे रहे हैं. बट सेकंड फॉन्ट यूज तभी होगा जब उससे पहला फॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा. दैट इज फॉन्ट फैमिली. सो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे और CSS के एट्रीब्यूट्स और HTML होते हैं. यू कैन रीड आउट फ्रॉम. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे और HTML CSS के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी साइट को और डिज़ाइन कर सकते हैं. ये तो हम जितना पढ़ते रहेंगे उतना कम है. सो यू कैन ऑल्सो रीड आउट फ्रॉम द इंटरनेट कि व्हाट आर द एडिशनल एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट वैल्यूज. मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हाउ टू यूज़ एन HTML, हाउ टू यूज़ अ CSS इन योर HTML, और CSS को किस तरह से अप्लाई करना है, सिलेक्टर किस तरह से अप्लाई करना है. अब आपको सिर्फ पढ़ना क्या एक्स्ट्रा एडिशनली एट्रीब्यूट. दैट्स इट. कल हम पढ़ेंगे नेविगेशन बार हम CSS के थ्रू बनाना, और छोटी सी एक इमेज गैलरी होगी जो हम उसके थ्रू बनाएंगे, अपने CSS के थ्रू बनाएंगे. एंड फ्रॉम दिस हाउ हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेंगे और एक छोटा सा एक वेबसाइट डिज़ाइन करके देखेंगे HTML और CSS के कॉम्बिनेशंस के साथ.
थैंक यू।